Hey guys, Assalamualaikum. Welcome to my vlog. Kanalimma hoş geldiniz. I hope आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि यहाँ का रेंट क्या है, यहाँ पे घर कैसे मिलता है। आप हमें थोड़ा सा बताएं, प्रॉपर्टी की यहाँ पे रेंट की क्या रेंज है, किस एरिया में हमें घर लेना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं डेली बेसिस पे। मेरा अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे डेली बेसिस पे ये सवाल आता है। एंड अगर आप मेरी वीडियोस में चेक करें तो उसमें मोस्टली हर एक वीडियो पे एक आध बंदा तो ज़रूर पूछता है कि जी आप हमें इन टॉपिक्स पे व्लॉग बना के दें। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को प्रॉपर इस टॉपिक पे व्लॉग बना के बताऊँ, आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन दूँ जो मेरे पास है या जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस। जो लोग मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। एंड मेरा नाम समिया अवान है। मैं यहाँ इस्तांबुल से अपनी लाइफ शेयर करती रहती हूँ और इसके हवाले से यहाँ के लिविंग के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। मैं इनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ इस टॉपिक को ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। जो मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल किया जाता है कि जी रेंट कितना है। अच्छा, यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन है कि जी आप लोग जो यहाँ पे लोग आ रहे होते हैं या जो अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है रिसर्च करना, तो वो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस लेते हैं। अच्छा, उनको कोई नहीं अभी यहाँ पे ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पता कि कौन से एरिया कहाँ से कितने फासले पे है, किस तरह से है। तो वो बस उनकी जो वो बताते हैं उसके मुताबिक वो अपना एक माइंड बना लेते हैं। और जब वो यहाँ पे आते हैं या पता करना शुरू करते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं जी आप हमें शायद गलत कह रहे हैं, क्योंकि एक इतना ज़्यादा इस तरह की चीज़ें, जब मैंने आपको पिछली अपनी एक वीडियो में भी बताया था कि बहुत ज़्यादा स्कैम के बारे में थी कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्कैम होता है, बहुत चीज़ होती है। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला हर एक को ऐसे मुश्किलात से बचाए। अगर आप सही तरीके से और सही प्लेटफॉर्म से चलें तो ऐसा स्कैम या इतनी अंधी भी नहीं मची हुई है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ पे आके डर जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आप लोगों को यहाँ का ये समझने की ज़रूरत है कि आप किस एरिया में रहना चाहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे एक नॉर्मल हर पूरी दुनिया में एक ये रूल है कि जब आप अट्रैक्शंस या डाउनटाउन के करीब होते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी में या रेंट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे आप उससे दूसरे थोड़ा सा दूर रेजिडेंशियल एरिया में आना शुरू होते हो तो वहाँ पे प्राइसेस थोड़े से लो होते हैं। पहली बात तो ये समझने की है। जब आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर आप देख लें कंपैरिजन इस तरह से कि आपको अगर 1+ चाहिए, जैसे कि मैं एक 1+1 अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो अगर आप इसको डाउनटाउन के करीब देखेंगे तो ये आपको 2,500 से 3,000 तक का मिलेगा, बल्कि 2,500 से भी ज़्यादा के 3,000 से 4,000 तक का भी मिल सकता है। लेकिन जब आप इसको रेजिडेंशियल एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे रेंट के प्राइसेस ज़रा लो होंगे, डिफरेंट होंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि हम लोग जब यहाँ पे 3 साल पहले मूव किए थे, हम लोग ने 1 साल हम किसी और घर में रहते तो 2 साल पहले हम इस घर में मूव किए थे। तो 2 साल पहले हमारे इस अपार्टमेंट का रेंट था 1600 लीरा। बट थोड़ा सा रूल्स चेंज हुए कोविड की वजह से, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हर चीज़ की, डॉलर बहुत ज़्यादा चढ़ गया। तो इस लिहाज से हमारे जो मालिक मकान है उसने हमारा रेंट डायरेक्ट ही 2000 पे कर दिया। हमने उससे जब बात की तो उसने हमें 1-2 गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ के वो लिंक्स शेयर किए कि देखें जी पूरी जगह पे ये हो रहा है। तो जब हमने रिसर्च की तो हमें मालूम हुआ कि हाँ अब रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब वो वाली बात नहीं है। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं, जैसे कि अगर कोई मुझसे पूछ रहा है, मैं उनको बताऊँगी कि हाँ हमने फर्निश्ड घर की मैं बात कर रही हूँ, मैं इस टाइम पे फर्निश्ड घर में रह रही हूँ। ये घर हम लोगों ने जब लिया था, इधर आके सिर्फ हमने अपने थोड़े बहुत बर्तन और ये चीज़ अपना सामान डाला था। ये यहाँ पे जितना सामान है वो हमारे मालिक मकान ने हमें फर्निश्ड करके दिया। और यहाँ पे ऐसे आपको घर मिल जाते हैं। सो ये चीज़ है सोचने की कि जी अब आप मेरा एक्सपीरियंस सुन के आ रहे हैं और आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि 2 साल बाद भी आपको उसी प्राइस पे घर मिले, तो ऐसा नहीं है। अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। ये मैं आपको जो बता रही हूँ, अभी हमारा रेंट उसने फिर भी लिहाज में कम रखा क्योंकि हम उसके पुराने जो हैं टेनेंट्स हैं और हम काफ़ी अर्से से यहाँ पे रह रहे हैं। एक अच्छी हमारी उनके साथ
रिलेशनशिप बना हुआ है। नहीं तो आपको आजकल खाली घर, अनफर्निश्ड घर आपको जो है क्या कहते हैं 18 से 1900 में मिलेगा 1+1, एंड फर्निश्ड घर आपको 22 से 2300 में मिलेगा 1+1, यूं है। इसी तरीके से आप अंदाज़ा लगा लें 2+ की बात आएगी तो 2+ भी इसी तरीके से 2 से 2500 में है, और अगर आपने फर्निश्ड लेना है तो वो 3000 तक, 2500 से 3000 तक की बात चली जाती है। तो यस, ये है, और ये मैं आपको बता रही हूँ प्राइसेस जो कि रेजिडेंशियल एरिया में है, मेन डाउनटाउन से दूर। ये तो बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है रहने का वो 2 तरीके का है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिलेगी एक तो मोहल्ले में और एक साइट सी में। अब साइट सी और मोहल्ले में क्या फ़र्क है ये समझने की बात है। मोहल्ले में इस तरह से है कि वो एक सिंपल घर है एक एरिया में, एक रोड साइड पे या जहाँ पे भी, और वहाँ पे जाके आप रहना शुरू करते हैं। वो फर्निश्ड भी मिलता है, वो आपको विदाउट अनफर्निश्ड भी मिलेगा। तो इट्स ऑल अप टू यू, आप कौन सा लेना चाहेंगे। बहुत अच्छे वो घर होते हैं, उसमें भी इस तरह से होता है कि जिस तरह से आप अपार्टमेंट देख रहे हो उसी टाइप के वो घर बने होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा स्टोरी उस बिल्डिंग की नहीं होती है। वो हार्डली आपको 3 से 4 फ्लोर तक का वो, या फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो कहीं कहीं 5 फ्लोर है, वरना 4 फ्लोर तक मोस्टली आपको ऐसे बिल्डिंग्स मिलेंगी। उन एरियाज़ में जो है आप जाके घर ले लें और वहाँ पे आप रहना शुरू करें। उसका जो है रेंट थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली साइट सी। जो दूसरी चीज़ है वो है साइट सी। साइट सी यहाँ पे कहते हैं एक कॉम्प्लेक्स को, एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को, जहाँ पे एक कंपनी ने प्रॉपर एक अपार्टमेंट्स बनाए होते हैं, उसके साथ उन्होंने डिफरेंट फैसिलिटीज़ दी होती हैं, जिसमें उन्होंने डिफरेंट एमिनिटीज़ आप लोगों को दी होती हैं। लाइक उसमें आपके लिए, बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड होगा, उसमें आपके बच्चों के आपके लिए स्विमिंग पूल होगा, जिम होगा, उसके साथ ही साइड पे जो है डिफरेंट रेस्टोरेंट और ऐसा पूरा होता है, और मार्केट भी मोस्टली उसी के साथ ही अटैच होती है। सो इसको कहते हैं साइट सी। साइट सी में और मोहल्ले में अब फ़र्क ये है कि मोहल्ले में सिर्फ आपको रेंट देना पड़ता है, जबकि साइट सी में आपको सिर्फ एक रेंट नहीं देना पड़ता। इस रेंट के अलावा आपको एक है आयदत, वो देनी पड़ती है। आयदत क्या है? आयदत यहाँ पे कहते हैं मेंटेनेंस के लिए। आपको मंथली वो मेंटेनेंस के लिए वो पैसे देने पड़ते हैं, जिस पे अगर खुदा न खास्ता आपके घर में कोई ख़राबी हो जाए और कोई चीज़ आपको चाहिए, आपके घर का बल्ब ख़राब हो गया, आपके घर की जो है कोई बिजली ख़राब हो गई, आपके घर में कोई पानी का मसला हो गया है, तो वो आयदत आप इसी चीज़ की दे रहे हैं कि आप सिर्फ यहाँ से फ़ोन करेंगे और फ़ोन करके वो बंदा बिल्डिंग का ही सर्विसेज का वो बंदा होता है जो कि आके आपके घर में वो चीज़ ठीक कर जाएगा। इसमें अब जो बल्ब और ये चीज़ें हैं ये आपको खुद देनी पड़ेंगी, बट ये जो ठीक कराने की जो यहाँ पे चीज़ें मेंटेनेंस के लिए या जो भी चीज़ आपको ठीक करानी है, आपका पानी ख़राब है, आपका जो है क्या कहते हैं प्लग ख़राब हो गया, वो मतलब इलेक्ट्रीशियन जो है प्लम्बर, वो हर कोई ये आपको प्रोवाइड करेंगे उसी प्राइस पे। सो ये एक साइट सी में रहने का फ़ायदा है, बट उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा। बट येस, मुझे जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू समझे, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी आप देखें कि टर्की में आपको जैसे पाकिस्तान में प्लम्बर या फिर आप बुला लेते हैं और वो थोड़े से पैसों में काम कर जाता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये लोग ठीक ठाक पैसे लेते हैं और कोई मसला हो जाए, और हम लोग कोई इतने हैंडी हैं नहीं जितने यहाँ पे मोस्टली लोग हैंडी हैं। इस वजह से उनको फ़र्क नहीं पड़ता वो साइट सी में रहें या वो मोहल्ले में रहें। बट हम जैसे लोग जिन्होंने कभी खुद से प्लम्बरी का काम नहीं किया, प्लम्बिंग का काम नहीं किया, इलेक्ट्रीशियन जैसे करता है वैसे हमने कोई काम नहीं किया, तो उसके लिए आपके लिए है कि अगर आप आना चाहते हैं और आपको ये फैसिलिटीज़ चाहिए तो यस, ये आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको एक सिक्योरिटी में एक बाउंड्री के साथ उन्होंने जो आपको ये एमिनिटीज़ दी हुई हैं वो भी मिलेंगी। बट उसमें इनकी जो आयदत है वो डिफरेंट बिल्डिंग की डिफरेंट है। जैसे कि मैं जिस बिल्डिंग में रह रही हूँ तो हम अपना मंथली जो है रेंट 2000 अलग देते हैं और 1600 कह रही हूँ, डर मत जाइएगा, 600 हमारी इस बिल्डिंग की आयदत है। कुछ बिल्डिंग्स में 400 होती है, कुछ में 500 होती है, कुछ में
300-250 तक भी होती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द बिल्डिंग्स, ओके, या उनकी जो भी फैसिलिटीज़ वो आपको दे रहे हैं उसके लिहाज से। सो या ये पॉइंट समझने वाले। और मोहल्ले में जैसे आप लोग हैं तो आपको खाली सिर्फ एक बेयर करना पड़ेगा अपना रेंट, आपको कोई आयदत वगैरह नहीं देनी है वहाँ पे। बट यस, अगर कोई ख़राबी या कोई मसला हो जाए तो वो आपको खुद कहीं से बंदा ढूंढ के या इस तरह से करना पड़ेगा, जो कि इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे। बट या ये दो चीज़ें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से लोग शायद कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हमें वो इसका रेंट क्यों ज़्यादा बता रहे हैं और इसका रेंट क्यों कम बता रहे हैं। तो ये कंपैरिजन है साइटिसी और मोहल्ले के घरों में। ये तो बात आप लोगों को क्लियर होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे जब आप लोग आएँ और आने के बाद यहाँ पे जो मेन एक चीज़ आपको फेस करने को मिलती है वो है आपको कभी भी शॉर्ट टर्म पे नहीं मिलेगा। हमारा पहले जब हम यहाँ पे आए थे हमारा प्लान था कि हम अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं और हम वो प्रॉपर्टी परचेज़ करके अपना जो है साथ में उसको उसमें मूव कर जाते हैं। तो हम टेम्प्रेरी बेसिस पे कुछ ले लेते हैं घर 2-4 महीने के लिए, चलो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पे, जब तक हमारे घर का हो जाएगा तो फिर हम अपने घर में मूव कर जाएंगे। बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। शॉर्ट टर्म में एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो आपसे बहुत एक्स्ट्रा जो है ना अपनी सिक्योरिटी रखवाते हैं। दूसरा, शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे बहुत मुश्किल से घर मिलता है, आपको बहुत आसानी से नहीं मिलेगा। और जब आप चाह रहे हो कि आपको फर्निश्ड घर मिल रहा हो तो हर जो हाउस ओनर है वो प्रेफर करता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो इस चीज़ को दिमाग में रख के आए। तो यही सोच के हम लोगों ने अपना घर जो है हम भी रेंटल प्रॉपर्टी में मूव किया। जो हमने घर लिया हमने उसको रेंट पे चढ़ा दिया। इससे हमारे लिए एक आसानी होगी कि हमारे दरमियान में जब कोविड था, जब थोड़े से मुश्किल हालात थे, तो अल्लाह की तरफ से एक आसानी हमारे लिए होगी कि हमारे लिए ऑटोमेटिकली एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया। अगर आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सो या उसके अलावा अब मुझे पूछा जाता है कि जी बहुत सारी चीज़ है कि एशियन साइड पे हमें मूव करना चाहिए और हमें या यूरोपियन साइड पे मूव करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में है शायद कि यूरोपियन साइड पे शायद बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स या इस तरह से है, तो लोगों में एक थोड़ा सा जो है कि नहीं यार ये इलाका अच्छा नहीं है, यहाँ पे बहुत एक जैसे लोग घुसे हुए हैं, तो थोड़ा सा लोगों का माइंड है इस तरह का। बट अगर आप देखा जाए और या तो आप एशियन साइड पे हम जाना चाहते हैं, हम एशियन साइड पे मूव करना चाहते हैं, दोनों साइड ही बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छी हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, मुझसे जब पेरेंट्स जो होते हैं जो मोस्टली मुझसे सवाल करते हैं और जो मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों के एक्सपीरियंस से सीखा है, यही वजह है कि मैं भी इसी जगह पे, हम लोग यूरोपियन साइड पे रह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे स्कूल्स, क्योंकि फॉरेनर्स ज़्यादा हैं, इस वजह से फॉरेनर्स के हवाले से उन्होंने यहाँ पे ज़्यादातर स्कूल्स बनाए हुए हैं बच्चों के। ऐसी बात नहीं है कि बाकी जगहों पे नहीं है, बाकी हैं, बट वहाँ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आप एक एरिया में रह रहे हो और जो आप इंटरनेशनल स्कूल अपने बच्चे के लिए चाह रहे हो, वो डिस्टेंस इतना हो जाएगा कि अगर आप उसको अपने बच्चे को स्कूल में डालोगे, उसकी फ़ीस का तो अलग है, उसके साथ आपको जो उसका पिक एंड ड्रॉप के लिए जो वैन्स वगैरह का खर्चा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट और इस लिहाज से जो है पॉकेट फ्रेंडली है ये एरिया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आपको आगे पीछे इंटरनेशनल स्कूल्स मिलेंगे, अच्छे स्कूल्स, उनकी ब्रांचेस ज़्यादातर इस एरिया में हैं। सो या ये एक इन्होंने चीज़ की है। और दूसरा, अभी रिसेंटली एक रूल पास हो रहा था जिसमें उन्होंने बताया था कि जी एक पास हुआ जिसमें उन्होंने ये कोशिश की कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें भी जो है जो फॉरेनर्स वाली साइड है उस साइड पे उन्होंने थोड़ा सा ऐसा स्टाफ उन्होंने अपना बनाया है जो कि ज़्यादातर इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट्स को डील कर सके, वो ज़्यादा इंग्लिश स्पोकन हो, वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का एक मेन इशू है। और बच्चा भी जब आता है तो वो कंफ्यूज ना हो अपनी एजुकेशन में, तो उसको फेमिलियर लैंग्वेज चाहिए। सो या ये सारे पॉइंट्स हैं। एंड दूसरी एक और चीज़ जो मेन यहाँ पे एक देखने में आती है कि वो वजह ये है कि यहाँ पे जब भी आप आके रेंट पे घर लेना चाहेंगे तो यहाँ पे थोड़ा एक मसला हो जाता है। अगर आपका ओनर, आपके घर का ओनर टर्किश है
सो वो प्रेफर करता है किसी लोकल को घर देने का, वो कभी भी प्रेफर नहीं करेगा कि वो किसी फॉरेनर को घर दे। ये इनका थोड़ा सा माइंडसेट है। तो इसमें अगर आपको कोई घर पसंद आ गया है तो आपको, और वो ओनर आपका टर्किश है, तो उससे थोड़ा सा नेगोशिएट करना पड़ता है, या किसी एक अच्छे एजेंट से, या जो भी एक हाउस प्रॉपर्टी वाले हैं उनके अच्छे कॉन्टेक्ट होते हैं, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी और वो आपके लिए निकाल के देंगे। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, इसमें उन लोगों को भी बहुत मुश्किल होती है, जहाँ तक मैंने देखा है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि फर्निश्ड घर में हमें मूव होना चाहिए या हमें क्या कहते हैं, इस घर में अनफर्निश्ड घर में मूव होना चाहिए। आप हमें इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मेरी बात सुने, दोनों तरीके बहुत आसान हैं। यहाँ पे अगर आप स्टेब्लिश होना चाहते हैं, आप अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, तो उसमें आपके लिए दोनों, और आप अगर इस माइंड में हैं कि जैसे आपने एक घर लिया है तो आपने उधर ज़्यादा अरसा रहना है, तो फिर मैं आपको कहूँगी कि आप लोग यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। सेकेंड हैंड मार्केट बहुत अच्छी है। इससे पहले जिस घर में हम रह रहे थे, वहाँ पे हमने सेकेंड हैंड मार्केट से ही सारा फर्नीचर और अप्लाइंसेस वगैरह लगाई थी, और हमें अच्छी प्राइसेस पे मिल गई थी, और हमने अपना प्रॉपर घर सेट किया था। वो हमने खाली अपार्टमेंट लिया था। बट कुछ हम लोग पाकिस्तान गए, तो पाकिस्तान जाके हम लोग थोड़ा कोविड की वजह से स्टक हो गए, तो जिसकी वजह से हमें वो घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम उस खाली घर का रेंट नहीं पे कर पा रहे थे। तो उसके बाद हमने आके यहाँ पे डिसाइड किया कि हम एक प्रॉपर्टी बाय करते हैं, और हमने यहाँ से कुछ कॉन्टेक्ट किए जिसमें हमें काफ़ी मुश्किल भी हुई, बट येस वी सेल आवर थिंग्स, और हमने अपना वो घर छोड़ा। उसके बाद फिर हमने आके यहाँ डिसाइड किया कि हम फर्निश्ड घर में मूव करते हैं। फर्निश्ड घर का एक फ़ायदा ये है कि आपको सारा सेट घर मिल जाता है, जहाँ पे आपके उसमें डिपेंड करते हैं अप्लाइंसेस का। अप्लाइंसेस मालिक मकान पे है कि वो आपको क्या क्या दे रहा है, बट येस आपको फर्नीचर सारा मिलेगा। यहाँ पे बेडरूम सेट मिलेगा आपको, यहाँ पे साथ में एक अच्छी कबर्ड मिलेगी, सोफ़ा सेट मिलेगा। अच्छा, लकीली मैं जिस अपार्टमेंट में रह रही हूँ, यहाँ पे दीज आर द स्वीट अपार्टमेंट्स, लग्जरी स्वीट अपार्टमेंट, जिसमें यहाँ पे मतलब बिल्ट इनकी बिल्डिंग में डिश वॉशर और स्टोव जो है वो यहाँ पे पहले से ही लगा हुआ है। यस, बट मेरे मालिक मकान ने मुझे फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी रखी थी। बट कुछ जगहों पे आपको शायद ये चीज़ें ना मिलें। इट डिपेंड्स ऑन द ओनर कि वो आपको क्या क्या चीज़ फैसिलिटेट कर रहा है। सो या ये चीज़ें हैं सारी समझने वाली, कि आपको अगर रेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी तो वो किन किन तरीक़ों से मिलेगी, और उसमें रेंट का यही सारा एक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की। अगर किसी को कुछ और पता है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताएं, मुझसे शेयर करें, और बल्कि मैं कहूँगी कि अपने आप कमेंट बॉक्स में करें। बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर कहीं कोई चीज़ मैंने थोड़ी सी ऊपर नीचे बता दी है तो उसको प्लीज़ बेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल स्टैट्स बहुत चेंज हो रहे हैं। डॉलर की वजह से प्राइसेस का कोई एक आप समझे कि एतबार नहीं है। सो या बट येस, एक चीज़ मैं कहूँगी कि लिविंग पाकिस्तान में जो पाकिस्तान से ज़्यादा मुझे जो लिविंग यहाँ पे लगी वो मुझे सस्ती लगी टर्की में। कॉस्ट ऑफ लिविंग पे इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी पूरी डिटेल में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, एंड प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर कोई कहीं गलती हो गई तो उसको आप शेयर कीजिएगा, और अच्छे अल्फाज में तनकीद करना चाहते हैं तो अच्छे और हेल्दी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एक नए ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों के पास आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।